नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार समाप्त। मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान। 1300 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत। देहरादून में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लॉरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने समुद्री संसाधन और वाणिज्य दूतावास मामलों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया। और अनिश भनवाला ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है। इस चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 136 महिला उम्मीदवारों सहित 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा, परंतु 7 निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रचार के आखिरी दिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन दोनों के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मतदाताओं को लुभाने के अंतिम प्रयास किए। एनडीए की ओर से वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान ने कई चुनावी सभाएं की। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विभिन्न चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने महागठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में कई जनसभाएं की। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के सहयोगियों ने विपक्षी गठबंधन को कानून व्यवस्था के मुद्दे और राजद कांग्रेस सरकारों के पिछले कार्यकाल के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर घेरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं ने बेरोजगारी, पलायन और विकास जैसे मुद्दे उठाए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नीतीश कुमार सरकार के 12 मंत्रियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण के चुनाव में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव के बाद बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी। धर्मेंद्र राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना। इसके साथ ही 8 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को होने वाले उपचुनाव के लिए भी आज प्रचार समाप्त हो गया है। ये निर्वाचन क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा। उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 62 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता भी अंतरित की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि 9 नवंबर का दिन उत्तराखंड के लोगों के लंबे संघर्ष और दृढ़ता का परिणाम है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 साल पहले पूरा हुआ था। और अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद वोकल फॉर लोकल अभियान से जुड़े रहे हैं और राज्य के 15 कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने फिल्म और विवाह स्थल के रूप में राज्य की संभावनाओं पर भी जोर दिया। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड लोकप्रिय हो रहा है और मेरा तो अभियान चल रहा है वेड इन इंडिया। वेड इन इंडिया के लिए उत्तराखंड को अपने यहाँ उसी आलीशान स्तर की सुविधाएं विकसित करनी चाहिए और इसके लिए 5-7 बड़ी डेस्टिनेशन को तय करके उन्हें विकसित किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों देशों ने मत्स्य पालन, जलीय कृषि, समुद्री संसाधनों और वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के अंगोला के निर्णय का स्वागत किया। अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हम अंगोला का IBCA और CVA में स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति ने अंगोला की विकास यात्रा में द्विपक्षीय रूप से और साथ ही भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के व्यापक ढांचे में एक विश्वसनीय भागीदार बने रहने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने ऊर्जा साझेदारी, बुनियादी ढांचे, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल प्रौद्योगिकियों सहित सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो ने कहा कि केवल 6 महीनों के भीतर अंगोला और भारत के बीच 2 उच्च स्तरीय यात्राएं दर्शाती हैं कि दोनों देश अपने बढ़ते संबंधों को कितना महत्व देते हैं। राष्ट्रपति लोरेंसो ने इस वर्ष मई में नई दिल्ली का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग अंगोला के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अंगोला के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें भारत के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग में विशेष रुचि है। उन्होंने भारतीय डॉक्टरों की प्रशंसा की और कहा कि वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक अंगोला के छात्र भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण लें। राष्ट्रपति लोरेंसो ने कैंसर के इलाज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंगोला के लोगों को अब भी इलाज के लिए विदेश जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अंगोला में नया ऑन्कोलॉजी अस्पताल बन रहा है और इस क्षेत्र में भारत से उपकरण और प्रशिक्षण की मदद ली जा सकती है। अंतरिक्ष तकनीकी पर उन्होंने कहा कि भारत के पास इस क्षेत्र में उन्नत विज्ञान है और अंगोला भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। राष्ट्रपति ने भारत की रक्षा तकनीक की भी सराहना की, जिसमें ड्रोन जैसी आधुनिक प्रणालियां शामिल है। उन्होंने कहा कि अंगोला भारत के साथ इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, सिर्फ उपकरण खरीदने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय फैक्ट्रियां अंगोला में लगाकर वहां पर कुछ हथियारों का उत्पादन करने के लिए भी। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, अंगोला। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर औपचारिक स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति लोरेंसो ने बैठकों के अंत में राष्ट्रपति के लिए एक भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर हैं। अंगोला में वे मंगलवार को अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी। वे राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी तथा अंगोला के भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। वे इस दौरे के दूसरे चरण में 11 नवंबर को बोत्सवाना जाएंगी। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 2 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों का आह्वान किया है कि वे निर्भय होकर मेहनत और लगन के साथ कार्य करें। वे मैसूरू में एक निजी संस्थान के स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। भगवद गीता और श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने छात्रों से अपने ज्ञान का विस्तार करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी कर ली है। श्री रिजिजू ने सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री तौफीक बिन फवजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। दोनों मंत्रियों ने हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने जेद्दा में हज 2026 के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज एक समाचार लेख साझा किया है जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने कबाड़ बेचकर लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए। लेख के अनुसार सरकार ने पिछले महीने स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ बेचकर ये बड़ी रकम अर्जित की है। समाचार लेख में ये भी बताया गया है कि 2021 में शुरू हुए वार्षिक अभियान के बाद से कबाड़ बेचकर सरकार की कुल कमाई लगभग 4100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस विषय पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कबाड़ बेचकर अर्जित की गई ये राशि एक मेगा अंतरिक्ष मिशन या कई चंद्रयान अंतरिक्ष मिशन के कुल बजट के बराबर हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। इस कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह खाद्य क्षेत्र में जीएसटी सुधार नागरिकों की मदद कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों को मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए और अधिक किफायती बना दिया है। यह कदम खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में एक बड़ा बदलाव साबित हो रहा है। संशोधित कर ढांचे के अनुसार पराठा, ब्रेड, रोटी, पनीर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यूएचटी दूध जैसी मुख्य वस्तुओं पर जीएसटी दरों को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार मक्खन, घी, गाढ़ा दूध और जैम जैसी वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगता है, जिससे मध्यम आय वाले परिवारों में इन उत्पादों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स, चॉकलेट, कोको और बेकरी उत्पादों पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। नए जीएसटी सुधारों ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इन उत्पादों की मांग को बढ़ावा दिया है और साथ ही सूक्ष्म तथा लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में उत्पादन को बढ़ावा दिया है। दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अगले 2-3 दिन में पूर्वोत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता आज बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वायु प्रदूषण से लड़ाई में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर SK शर्मा और एम्स के ही पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मित्तल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 011-233-10481 और 011-2331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और खेलों में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अनीश भनवाला ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में कुल 28 निशाने लगाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार समाप्त। मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।